Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 4 of geography, that is agriculture. अभी तक इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक बातों को, और वो भी पर्टिकुलरली अपनी कंट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर हमने देखा था इंडिया में होने वाली अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। फिर हमने इंडिया की इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन, जिसमें हमने रबी, जायद और खरीफ को समझा, और उसके बाद हमने कुछ मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में बेसिक बातें की थी, जिसमें हमने राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, शुगर केन और कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिसमें हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बेसिक बातें समझी थी। आज के पार्ट में हमें कुछ मेजर नॉन फूड क्रॉप्स को समझना है, और साथ ही इंडिया में होने वाले कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है कि ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों है, और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं। तो आज के पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मेजर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिसे हम खाने के काम में नहीं लेते हैं, वो कुछ और काम में आती है, जैसे कि रबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। रबर को हम खाने में काम में नहीं लेते हैं, ये तो बेसिकली एक रॉ मटेरियल है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन, जूट, ये तो फाइबर क्रॉप्स है, बेसिकली इनसे हम फाइबर प्राप्त करके कपड़ा बनाते हैं। तो इन तीन नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हमें बेसिक बातें समझनी है। सबसे पहले हम समझते हैं रबर को। रबर जो है वो नेचुरल वेजिटेशन से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। एक तरीके से ऐसे कह लीजिए कि मिल्क टाइप के प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसको हम इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि टायर रबर से बनता है, अलग अलग टाइप के चप्पल, स्लीपर, सैंडल्स, ये हम रबर से बनाते हैं, ग्लव्स हो गए, ये हम रबर से बनाते हैं। और रबर से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट फिर आगे और किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम में आते हैं। तो रबर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जिसको हम नेचुरल वेजिटेशन से प्राप्त करते हैं। रबर बेसिकली इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब ये अपनी अर्थ, इसके बीचों बीच में जो लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, इसके आसपास वाले एरिया में रबर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि रबर को हॉट क्लाइमेट चाहिए, गर्मी ज्यादा चाहिए, साथ ही रेनफॉल भी अच्छी मात्रा में चाहिए। तो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में टेम्परेचर भी आपको ज्यादा मिलेगा और मॉइस्चर यानी कि रेनफॉल भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इंडिया में फिर इसका प्रोडक्शन कहां पर ज्यादा होता होगा? सदर्न इंडियन स्टेट्स, इसमें भी सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरल, यहां पर सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ एरिया में रबर का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो रबर जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। अलग अलग इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल के रूप में रबर का यूज होता है। ये इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। साथ ही कुछ स्पेशल कंडीशन में इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जा सकता है। इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। भाई इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में आपको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा देखने को मिल जाएगी। रेनफॉल भी इस एरिया में अच्छा खासा होता है। तो टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चाहिए और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा इसको बारिश की जरूरत पड़ती है। इंडिया की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स इसके मेजर प्रोड्यूसर है? नंबर 1 पे है केरल, जो कि सबसे सदर्न स्टेट्स में से एक है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है बाकी स्टेट्स की तुलना में। तो नंबर 1 प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में केरला। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय की जो गारो हिल्स है, यहां पर भी
रबर का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो नंबर 1 प्रोड्यूसर रबर का कौन है इंडिया में? केरला। आगे बढ़ते हैं, दूसरी मेजर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली फाइबर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है कॉटन, जूट, इसके अलावा हेम्प और सिल्क, ये भी फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत ही आते हैं। फाइबर क्रॉप्स बोले तो फाइबर क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिनसे हम बड़ी मात्रा में फाइबर निकालते हैं, फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं, फिर इस फाइबर से हम कपड़ा बनाते हैं। तो कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, ये इंडिया के मेजर फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो कॉटन, जूट और हेम्प है, वो हमें क्रॉप से प्रोडक्शन देखने को मिलता है और ये क्रॉप्स सॉइल पे उगती है। जबकि ये जो सिल्क है वो हमें एक जानवर से प्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है, उस जानवर को बोला जाता है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म के कोकून से हम इस सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और ये जो सिल्क वॉर्म है वो बेसिकली जो मलबरी की लीव्स है उस पर ये पलते हैं। सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करना, उनका पालन करना कहलाता है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सिल्क को प्राप्त कर पाए। तो कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क ये मेजर फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आती है, जिसमें से ये कॉटन, हेम्प और जूट जो है वो हमें क्रॉप से प्राप्त होती है और ये क्रॉप्स कहां पर उगते हैं? सॉइल पर उगते हैं। जबकि जो नेचुरल सिल्क होता है वो तो सिल्क वॉर्म नामक जानवर के कोकून से मिलता है और ये जो सिल्क वॉर्म है वो बेसिकली हरी पत्तियों पर पलते हैं और बेसिकली मलबरी प्लांट की पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर ये पलते हैं। इनका पालन करना, सिल्क वॉर्म का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और सेरीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सिल्क नामक फाइबर का प्रोडक्शन कर सके। हमें बेसिकली कॉटन और जूट, इन दो फाइबर क्रॉप्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन। कॉटन जो है उसका ओरिजिनल होम अपनी कंट्री इंडिया मानी जाती है, यानी कि हम ही सबसे पहले ग्रोअर है कॉटन के। कॉटन के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल पर बड़ी मात्रा में उगता है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और ब्लैक सॉइल इंडिया के जो पेनिनसुलर प्लेटू, उसमें भी जो डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा है वहां पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। कॉटन के लिए भी हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसके लिए एक अलग सी कंडीशन है कि इसमें 210 दिन, 210 डेज जो है वो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, तभी इसका अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन हो सकता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कॉटन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में, ये हमको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं कॉटन की। कॉटन का ओरिजिनल होम अपना प्यारा कंट्री इंडिया है। अगर 2017 में प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे अपना नेबरिंग कंट्री आ जाएगा चाइना। कॉटन जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। कॉटन से मेजरली कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो ये कॉटन है। और हम ये भी देख चुके हैं कि ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि बेसिकली मॉनसून पीरियड में इसका प्रोडक्शन होता है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि इसको ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल पे बड़ी मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और ये जो ब्लैक सॉइल है बेसिकली डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में देखने को मिलती है। तो डेक्कन प्लेटू का जो ब्लैक कॉटन सॉइल वाला एरिया है उसमें जो ड्रायर पार्ट है, सूखा वाला एरिया है, वहां पर इस अच्छे से ये उगती है। इसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए, और अगर किसी एरिया में रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए फिर इरिगेशन का ज्यादा यूज किया जाता है। और इसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको 210 डेज जो है वो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए और इसके ग्रोथ के समय ब्राइट सनशाइन की जरूरत पड़ती है। इसको पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए अराउंड 6 to 8 मंथ्स की जरूरत पड़ती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है गुजरात। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
यहां पर भी बड़ी मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है इंडिया में? गुजरात। आगे बढ़ते हैं, दूसरी फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है जूट। ये जूट क्या होता है? हमने अपने घरों में बोरी देखी होगी जिसमें वीट, राइस ये भरा होता है। तो ये जो बोरी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। इसके अलावा हमने अलग अलग रोप्स देखे होंगे जिनसे कंस्ट्रक्शन में लकड़ियों को बांधा जाता है। तो वो रोप्स किसकी बनी होती है? इसी जूट की बनी होती है। यानी कि जूट से अलग अलग प्रकार के चीजें बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि रोप्स हो गए, बैग्स हो गए, कैरी बैग्स हो गए, बोरी हो गई, इसके अलावा मैट्स हो गए, अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान जूट से बनाए जाते हैं। जूट का जो कलर होता है वो शाइनी ब्राउन होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है? इसके लिए भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। साथ ही इसके लिए जो फ्लड प्लेन्स में सॉइल बनती है, जो कि साल दर साल नई नई बनती रहती है, वो जूट के प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया रहती है। जूट प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 जिस स्टेट्स का नाम आता है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है वो शाइनी ब्राउन कलर होता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो कि फ्लड प्लेन्स में मिलती है, जो कि हर साल नई नई बनती रहती है, वहां पर यह अच्छी मात्रा में उगता है। इसको ग्रोथ के समय में हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। साथ ही जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। इसका यूज क्या है? कैरी बैग बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान बनाने में इसका यूज लिया जाता है। लेकिन क्योंकि जूट जो है वो महंगा पड़ता है, इसीलिए धीरे धीरे जूट का मार्केट कम होता जा रहा है, जूट की डिमांड कम होती जा रही है। साथ ही जूट के रिप्लेसमेंट के रूप में हमें अलग अलग प्रकार के जो सिंथेटिक फाइबर है, जिसमें पर्टिकुलरली नायलॉन का नाम आता है, ये रिप्लेसमेंट के रूप में मार्केट में मौजूद है, सस्ते पड़ते हैं, इसीलिए धीरे धीरे जूट का मार्केट और जूट की डिमांड कम होती जा रही है। तो जूट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल लाइक नाइलॉन। इसका कारण क्या है? जूट जो है वो महंगा पड़ता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, असम, मेघालय, यहां पर भी जूट का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये थी कॉटन और जूट मेजर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होता है? मतलब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना अपने फार्मिंग में, अपने एग्रीकल्चर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी का यूज करना, ड्रोन्स का यूज करना। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन, डिफरेंट टाइप जो इरिगेशन है वर्तमान में, उसका ज्यादा यूज करना। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करना ताकि फार्मर्स की हेल्प हो सके, जैसे कि अलग अलग प्रकार के बैंक बनाना, बैंक का एस्टेब्लिशमेंट करना, अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की इंडिया में क्यों ज्यादा जरूरत है, बेसिक बातें समझ लेते हैं। भाई, इंडिया की अराउंड 60% पॉपुलेशन अपने जीवन यापन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटी पर प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर है। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा अपना एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर और इसकी एलाइड एक्टिविटी से प्राप्त करते हैं। साथ ही इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली मॉनसून पर डिपेंडेंट है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन ज्यादा होना इसका मतलब है कि फूड की डिमांड भी ज्यादा है। भाई, लोगों को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा
फूड प्रोडक्शन करने की जरूरत है। लेकिन यदि आप लैंड पर प्रेशर देते जा रहे हो, फूड प्रोडक्शन लगातार करते जा रहे हो और साथ में आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं किया है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक खतरा है और फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैज ऑब्स्ट्रक्टेड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो यदि आप लगातार लैंड पर प्रेशर बना रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाते ही जा रहे हो, दूसरी तरफ आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, तो जिस तेजी से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो पाएगा। तो हमने इरिगेशन सोर्सेस का डेवलपमेंट किया है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट, इरिगेशन सोर्सेस का डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में मॉनसून पर डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन के लिए और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट है। एक और समस्या है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पेस को ज्यादा नहीं बढ़ने देती है, वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि इंडिया में एक पीढ़ी जो होती है वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को अपने प्रॉपर्टीज का बंटवारा करती है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि एक फार्मर है, फार्मर के पास 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और उसके 2 बच्चे हैं। वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के तहत अपने 2 बच्चों में इस 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को बराबर बराबर बांट देता है, यानी कि एक को 50 हेक्टेयर और दूसरे को भी 50 हेक्टेयर। यानी कि पहले जब एक किसान था उसके पास 100 हेक्टेयर थी, अब वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से नेक्स्ट पीढ़ी में 2 बराबर 50-50 हेक्टेयर्स में बढ़ गई। अब इनके भी आगे और बच्चे होंगे। धीरे धीरे ये जो लैंड है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी और ये छोटी छोटी होती जाएगी, यानी कि इस लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और छोटी लैंड पर आप बड़ी मात्रा में अच्छे से फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, अच्छे से मशीनरी का यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि जितना छोटा लैंड होगा अपना फूड प्रोडक्शन उतना ही कम होगा, प्रोडक्टिविटी बेसिकली कम होगी। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से इंडिया में लैंड होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन हुआ है और फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से छोटे छोटे खेत हमें ज्यादा दिखते हैं और ये छोटे खेत फूड प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें जरूरत थी बेसिकली आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हम इन लैंड का कंसोलिडेशन करें, इन लैंड को एक तरीके से जोड़ दें। तो इसी को सोचकर आजादी के जस्ट बाद, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, यानी कि 1947 के जस्ट बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लाए जिसे हम लैंड रिफॉर्म लॉज कहते हैं। तो इस कंसोलिडेशन को करने के लिए और बाकी समस्याओं को मिटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज लाए जिन्हें हम लैंड रिफॉर्म लॉज कहते हैं। लेकिन इन लैंड रिफॉर्म लॉज को सही तरीके से मजबूती से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन लॉज का इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो लैंड रिफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर रहे हैं और बीच बीच में जो भी समस्या आ रही है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लैंड रिफॉर्म है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था। इसी के अंतर्गत जमींदारी को हटाने की भी कोशिश की गई। जमींदारी एक ऐसा सिस्टम जिसमें फार्मर खेती करते थे लेकिन बीच में बिचौलिए आ जाते थे। मेन फायदा इन बिचौलिए यानी कि जमींदारों को होता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इन बिचौलियों को हटाना चाहिए ताकि फार्मर्स को ज्यादा फायदा हो सके। तो इस लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि जमींदारी के एबोलिशन करने की भी एक कोशिश की। आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या होता है। 1960s 1970s के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जिसको हम 2 बड़े बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और एक व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम बड़ी मात्रा में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं। इन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हम बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ
केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इनका यूज करते हैं, मशीनरी का यूज बढ़ाते हैं और इन सभी चीजों की मदद से हम राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इन सभी स्टेप्स को कलेक्टिवली बोला जाता है ये एक पैकेज टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम बड़ी मात्रा में दूध का प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो 1960s 1970s में इन दो रिवॉल्यूशन के माध्यम से इंडिया के एग्रीकल्चर में हमें रिफॉर्म देखने को मिलता है। तो 1960 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में अलग अलग स्टेप्स कलेक्टिवली काम करते हैं और फूड ग्रेन्स बेसिकली राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस सभी स्टेप्स को कलेक्टिवली बोला जाता है पैकेज टेक्नोलॉजी। और व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम बड़ी मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली और व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो फायदा होता है वो कुछ फार्मर्स, कुछ एरियाज के फार्मर्स तक ही सीमित रहता है। मतलब इसके अंतर्गत जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ एरिया तक ही कंसंट्रेट होता है, बाकी एरिया में इतना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट सोचती है 90s 80s 1990s में कि हमें हर एरिया का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छे से करना है। इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जिसमें कुछ मेजर स्टेप्स यहां पर बताए गए हैं। जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया। क्रॉप इंश्योरेंस मतलब यदि किसी फार्मर की क्रॉप नेचुरल डिजास्टर की वजह से खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस के तहत कुछ मुआवजा देगी। नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, फायर, डिजीज, इनकी वजह से यदि किसान भाई की फसल खराब हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस के अंतर्गत कुछ मुआवजा दिया जाएगा, एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। साथ ही फार्मर्स को आसानी से लोन मिल सके, कम लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके, इसके लिए बैंक बनाए गए, अलग अलग प्रकार के ग्रामीण बैंकों की इस्टेब्लिशमेंट की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। भाई किसान भाइयों को अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, फूड प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। अब इन इनपुट्स को खरीदने के लिए फार्मर को पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा वो बड़ी मात्रा में लोन में लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि किसान भाइयों को आसानी से लोन मिल जाए और इन लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग प्रकार के बैंक, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और भी प्रोग्राम लाए हैं किसान भाइयों की हेल्प करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके और किसान भाई भी प्रॉस्परस हो सके। जैसे कि इसमें नाम आता है किसान क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड होता है किसान भाइयों के पास, ताकि वो आसानी से जब चाहे लो इंटरेस्ट रेट पर इनपुट खरीद सके। साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यदि किसान भाई की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उनको इस स्कीम के तहत कुछ मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा टेलीविजन पे, रेडियो पे अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोग्राम लाए जाते हैं, ताकि किसान भाइयों को एक एग्रीकल्चर की बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि कौन सी सॉइल में कौन सी फसल लगानी है, कौन से एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कहां पर ज्यादा होगा, कौन से सीड्स इस्तेमाल करने चाहिए। बेसिक जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया गया अलग अलग टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और साथ ही किसान भाइयों की प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। साथ ही फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मिनिमम सपोर्ट प्राइस और रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस का भी अनाउंसमेंट करती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए, ताकि किसान भाई एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और कोई इनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। इसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन का नाम आता है, एक इंपॉर्टेंट आंदोलन का नाम आता है, जिसे हम
भूदान ग्रामदान रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। छोटी सी कहानी है, समझते हैं इस बात को। आचार्य विनोबा भावे जी, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी के बाद, बेसिकली आजादी के बाद, आचार्य विनोबा भावे जी इंडिया में अलग अलग एरिया में घूमते हैं गांधी जी के बातों को फैलाने के लिए। तो जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव में लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वहां के कोई गरीब किसान आचार्य विनोबा भावे जी को बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो हमें कुछ लैंड प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि उस लैंड पर हम फार्मिंग करके अपना गुजारा चला सके। उस समय तो विनोबा भावे जी ने इतना ही कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके आपको लैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसी समय वहां के एक जमींदार, एक सेठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इन लोगों को अपनी तरफ से कोई लैंड डोनेट कर दूंगा। तो इससे आचार्य विनोबा भावे जी को आइडिया आता है, तो वो जहां जहां भी इंडिया में जाते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है, आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है, तो आप लोग भी ऐसे गरीब लोगों को लैंड डोनेट करो ताकि वो उस पर फार्मिंग करके अपना गुजारा चला सके। इसी क्रम में कुछ ऐसे जमींदार, कुछ ऐसे सेठ भी होते हैं जो इन गरीब लोगों को पूरा का पूरा गांव डोनेट कर देते हैं, जिसे ग्रामदान बोला जाता है। तो भूदान ग्रामदान एक ब्लड रेस रिवॉल्यूशन है, लोगों द्वारा उठाया गया एक कदम है, और यह किसकी अगुवाई में होता है? आचार्य विनोबा भावे जी की अगुवाई में। तो आज के पार्ट में हमने जो भी समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है? हमने बेसिकली कुछ मेजर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात की, जिसमें हमने मेजरली रबर, कॉटन और जूट के बारे में बात की। साथ ही इंडिया में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं वो समझा। तो आज के पार्ट में जो भी हमने समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेरीकल्चर? बोला जा रहा है सेरीकल्चर क्या है? ए, कल्टीवेशन ऑफ रबर, बी, rearing of silkworms for silk production, C, growing of cotton, D, production of jute। तो सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क वॉर्म्स को पालना ताकि उन सिल्क वॉर्म्स के माध्यम से हम सिल्क का प्रोडक्शन कर सके, इसे ही बोला जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन इन इंडिया? बोला जा रहा है कि भारत में कॉटन उगाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बढ़िया रहती है? ए, सैंडी सॉइल, बी, क्लेई सॉइल, सी, ब्लैक कॉटन सॉइल, डी, लोमी सॉइल। तो हमने देखा कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बढ़िया रहती है और इसीलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? बोला जा रहा है कि गोल्डन फाइबर किस क्रॉप को बोला जाता है? ए, कॉटन, बी, जूट, सी, हेम्प, डी, सिल्क। तो हमने देखा कि जूट एक साइनी ब्राउन कलर लिए होता है, इसीलिए जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? बोला जा रहा है कि अपने देश भारत में रबर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ए, पंजाब, बी, केरला, सी, गुजरात, डी, वेस्ट बंगाल। तो हमने देखा था कि रबर का प्रोडक्शन बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा होता है और भारत में इक्वेटर के नजदीक सदर्न स्टेट्स है और सदर्न स्टेट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट केरल में सबसे ज्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। Thank you for joining today's session.